नमस्कार साथियों, मैं आर्य सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आपके बीच अपडेट करंट अफेयर की सीरीज हमने प्रस्तुत की हुई है और आज 18 तारीख और ऐसी कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर का महासंग्राम जो मैंने आपके बीच चलाया हुआ है, आई होप आपके लिए काफी लाभकारी ये सिद्ध हो रहा है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज कौन सी पहली घटना है जो घटित हुई है? आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया? Who has recently cancelled a hydrological agreement with the Indian Navy? देखिए, इसका सही आंसर जो रहेगा बच्चों वो रहेगा मालदीव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान ही मालदीव ने जो है जल विज्ञान समझौते को जो है वो रद्द कर दिया है। आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। चलते आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आज का, दिसंबर 2023 में मेडन सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसने जीता? Who won the maiden senior national snooker title in December 2023? इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए सौरव कोठारी रहेगा। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी जिसको आप बोलते हो, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सौरव कोठारी ने उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6-2 से हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल 15 रेड स्नूकर खिताब जीता। कोठारी ने सेमीफाइनल में मोहम्मद हुसैन खान को हराया, 5-0 से हराया बच्चों। उन्होंने राउंड 32 में अपने पीएसपीबी सहयोगी आडवाणी को हराया था। कोठारी एक पूर्व राष्ट्रीय बिल्डर्स चैंपियंस हैं और पिछले महीने दोहा में आईबीएसएफ विश्व बिल्डर्स फाइनल में अपने पीएसपीबी सहयोगी पंकज आडवाणी के बाद उपविजेता जो थे वो रहे थे। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष, भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new Israeli ambassador to India? तो इसका सही आंसर बच्चों जो आपके बीच रहेगा वो रहेगा रूबेन अजार। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, इजराइल सरकार ने भारत में नए राजदूत का जो है वो गठन कर दिया, नियुक्ति कर दी है। कौन? रूबेन अजार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी कार्य करेंगे। यानी भारत में राजदूत के रूप में कार्य तो ये करेंगे, साथ ही श्रीलंका और भूटान में क्या करेंगे? अनिवासी राजदूत के रूप में कार्य। अनिवासी का मतलब बच्चों भारत में वो निवास करके मतलब राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन श्रीलंका और भूटान में वो निवास नहीं करेंगे, अनिवासी रूप से वहां पर राजदूत का कार्यभार संभालेंगे। अजार इससे पहले विदेश मंत्रालय में इजराइल, अमेरिकी, चीन आंतरिक टास्क फोर्स के प्रमुख थे और इजराइल के प्रधानमंत्री के जो विदेश नीति सलाहकार थे, मतलब विदेश की जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज होती है प्रधानमंत्री से रिलेटेड, उन सभी फॉरेन जो फिलोसफर या अदर मतलब रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्री होती जो आपके विदेश साइंस मतलब फॉरेन से रिलेटेड होती है, उसका जो एडवाइजर है वो ये रह चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अजार का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और वह 13 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इजराइल में अलीलेहा अप्रवासन कर गए थे। मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था, लेकिन बाद में जब ये 13 साल के हुए तो इन्होंने प्रवासन कर लिया, कहाँ को? माइग्रेट हो गए, कहाँ को? इजराइल को। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। याद रखना कि भारत में इजराइल के एम्बेसडर कौन है? रूबेन अजार। इनकी नई नई नियुक्तियां हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न आपके समक्ष, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पीएम मोदी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं? एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल पीएम मोदी इनॉग्रेट 37 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट ₹20,000 करोड़? इसका सही आंसर बी ऑप्शन वाराणसी है बच्चों। प्रधानमंत्री करीब 10,900 करोड़ रुपए की लागत से बने न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कितने करोड़ से बना है बच्चों, ये याद करना। और जिन अन्य रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन दोहरीकरण शामिल है परियोजना, और इंदिरा धौरी घाट रेल लाइन गेज परिवर्तन परियोजना शामिल है। मतलब टोटल 37 विकास परियोजनाएं चलानी है, उनमें से 3 परियोजना मैंने आपको बता दी, एक ये मतलब टोटल 20,000 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट होने वाली, उसमें से 10,900 जो है यहाँ पे आ गई और बाकी से 2 ये मैंने बता दी रेलवे प्रोजेक्ट वाली, और अन्य और भी है। 37 में से 3 माइनस कर दो, 34 परियोजनाएं और भी उत्तर प्रदेश में लागू होने वाली है। चलते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा? तो इसका सही आंसर बच्चों हरियाणा रहेगा। कि जो आपकी KIPG गेम्स है, मतलब खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसमें हरियाणा जो रहा 2023 में टॉप पर रहा हरियाणा। अगर मैं बात करूं बच्चों पिछले साल की KIPG गेम्स, कब 2022 की बात करूं तो 2022 में बच्चों महाराष्ट्र जो था वो टॉप पे रहा था, महाराष्ट्र। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। और इसी साल कर्नाटका जो था पिछले साल सेकंड पोजीशन पे था, इस साल वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में संपन्न हुआ, पहली बार नई दिल्ली में हुआ, जिसमें हरियाणा ने 40 स्वर्ण मतलब 40 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें से 105 टोटल मेडल उन्होंने जीते हैं। 10 दिसंबर को शुरू हुए, 10 दिसंबर को ये मतलब प्रतियोगिता शुरू हुई थी। देश भर से लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया। खेलों में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट जो थे वो शामिल थे। ये आपने बात नोट कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न बच्चों, यहाँ पे 32 नहीं 22 राज्य, 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट शामिल थे। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। वेयर वाज द लाइफ सेविंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर बच्चों दिल्ली कैंट रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं अस्थि मज्जा है क्या, जो ये आपकी बोन मैरो है ना, बोन मैरो में ही बच्चों WBC जिसे आप व्हाइट ब्लड सेल कहते हो, WBC का निर्माण होता है। इस सेल का निर्माण का होता है बोन मैरो में होता है। और आपको अगर मैं बात कर दूं मृत्यु कहाँ होती है WBC की, आपको जन्म की बात हमने कर ही ली है, जन्म होता है बोन मैरो में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु होती है बच्चों स्प्लीन में, जिसे आप प्लीहा कहते हो। और प्लीहा याद रखना ये है ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड, ब्लड का या रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन, प्लीहा को। और जन्म कहाँ होता है? बोन मैरो में। मृत्यु होती है स्प्लीन में। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। भारत में पहली बार जीवन रक्षक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली कैंट में। चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके समक्ष 29वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता है? Which film won the Best Film Award at the 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? इसका सही आंसर बच्चों रहेगा चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह रविंद्र सदन में आयोजित हुआ। 39 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के 23 स्थानों पर प्रदर्शित की गई। इरेज टैडमोर द्वारा निर्देशित इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेजेस में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता। सर्वश्रेष्ठ अगर निर्देशक की बात करूं, जो टॉप पे डायरेक्टर रहे इस साल का पुरस्कार कार्लोस डैनियल माल्वे को मिला। अंजन दत्ता की चलचित्रों एखोन को विशेष जूरी पुरस्कार मिला। निर्देशक जोड़ी शमिष्ठा मैथी और राजदीप पॉल की मौन पोटंगो को बंगाली पैनोरमा श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉयल बंगाल टाइगर ट्रॉफी के लिए पुरस्कार के तौर पर 51 लाख रुपए दिए गए। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपके समक्ष, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों रहेगा डी, विविधता और समावेशन का जश्न मनाना। अगर मैं बात करूं बच्चों माइनॉरिटी की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप मौलिक अधिकार कहते हो, ये मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 आर्टिकल के बीच, आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल रिलेटेड आर्टिकल्स को रिलेट करता है। और अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी वाले राइट, जिसको आप बोलते हो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसे आप सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार कहते हो, जिसका आर्टिकल है बच्चों आर्टिकल 29 टू 30। ये आपका पांचवा, जिसको पांचवा मौलिक अधिकार है, आपका पांचवा मौलिक अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार 6 है और ये पांचवा मौलिक अधिकार है। माइनॉरिटीज को जो अधिकार दिए गए हैं बच्चों, वो आर्टिकल 29 और 30 के अकॉर्डिंग दिए गए। ये बात आपने याद रखनी। संविधान में 29 आर्टिकल 30 आर्टिकल के अधिकार आधार पर जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग उनको अधिकार प्राप्त है। और इस साल जो ये माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, उसकी जो थीम थी वो थी विविधता और समावेशन का जश्न मनाना। अगर मैं बात करूं बच्चों इसी पर आपके साथ, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की स्थापना 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने के साथ हुई।
इस घोषणा में अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी संस्कृति का आनंद लेने और अपने धर्म का पालन करने और बिना किसी भेदभाव के अपनी भाषा का उपयोग करने के अधिकार पर जोर दिया गया। राष्ट्र की विविध प्रकृति को पहचानते हुए सरकार ने 6 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समूह में, ये बच्चों 6 धर्म है जिनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में रखा गया भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 की थीम मैंने आपको बता दी। इस समृद्धि को पहचानने और अपनाने के महत्व को रेखांकित किया जो विविधता में समाज में लाती है। अब भारत बच्चों एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी है, बड़े ज्यादा धर्म मिलेंगे, बड़ी ज्यादा जातियां मिलेंगी। इसी प्रकार में भारत में अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है और अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले गए क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। और देश का जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी हर माइनॉरिटी या वो किसी भी समुदाय जाति से क्यों ना संबंध हो, उस सरकार का उत्तरदायित्व रहता है हर व्यक्ति के प्रति, इसलिए अधिकार बनाए जाते हैं। तो आज के 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न आज का, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया? इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सूरत हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का केंद्र, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। यह कटिंग और पॉलिशिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है जहां वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर 90% हीरो का कारोबार किया जाता है। अगर वर्ल्ड में 100% कारोबार होगा तो 90% यहां से किया जाता है। सूरत पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात में, गुजरात के पता आपको गुजरात में है। गुजरात में कहा? तापी नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे बसा एक शहर है। ऐतिहासिक रूप से यह रेशम की बुनाई के लिए जाना जाता था और वस्त्रों के लिए एक वाणिज्यिक केंद्र रहा है। अगर मैं बात करूं सूरत का, जो बच्चों सूरत जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को अब अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिल गया। ये भी आपको याद रखनी है बात, हाल की बात है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा जो है मिल गया है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा किसको मिला है? सूरत के एयरपोर्ट को। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2023? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों रहेगा आपके समक्ष। चलो आंसर बाद में बताता हूं। मैं एक चीज समझना कि ये इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान और चुनौतियों को मान्यता देता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देने विषय पर केंद्रित है। यह विषय प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अक्सर अनुभव की जाने वाली असुरक्षा और हाशिए, पता है जब आप माइग्रेट होते हो तो कई प्रकार की मतलब प्रॉब्लम से आपको लड़ना पड़ता है, जुझड़ना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र ने सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की एक व्यापक परिभाषा अपनाई जिसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी नहीं माना जाएगा जिसने अपने निवास का देश बदल लिया हो। यह परिभाषा व्यक्तियों को उनकी कानूनी स्थिति, उनके आंदोलन की प्रकृति या उनके प्रवासन के विषय उद्देश्यों के बावजूद शामिल किया जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इसके पीछे का आंसर है कि किस लिए प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की एकत्रित करना, किसी को पीछे मत छोड़ो, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।